तो जय हिंद, वंदे मातरम प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का इंडियन आर्मी एओएसी एग्ज़ाम 2027 से रिलेटेड जीके के टॉप 25 क्वेश्चनों की एक नई वीडियो में। जैसा कि मैंने आप सभी को कल ही बताया था कि डेली शाम को 4 बजे दोस्तों आपको इंडियन आर्मी एओएसी के इम्पोर्टेंट क्लास चैनल पर देखने को मिलने वाली है, जिसमें हम दोस्तों जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर कर रहे होंगे विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। तो आपको ज़रूर से याद रख लेना है। कल की वीडियो में मैंने इसका नोटिफिकेशन के बारे में बताया था। 2024 में वैकेंसी निकली थी और उस वैकेंसी के बाद इस वैकेंसी में क्या बदलाव किए गए हैं, क्या चेंज हुआ है, वो भी मैंने आप सभी को उस वीडियो में बताया था। यदि आपने नहीं देखा है तो चैनल पर जाएंगे, आप उसको आज देख लेंगे। उसमें सारी इन्फॉर्मेशन मैंने उस वीडियो में कंप्लीट कराई है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने वहीं पर आपको कंप्लीट कराए हैं जो प्रीवियस ईयर बेस पर हैं। ठीक है, आज की वीडियो में भी हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं और ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से बनाए गए हैं और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैंने ऐड किए हैं ताकि आपको प्रीवियस ईयर पेपर कैसा आया था ये पता चल पाए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करता हूँ बिना किसी देरी के, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर जरूर से सेट कर लीजिएगा, जिससे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। और वीडियो अगर मेरी अच्छी लगे तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि किस सिख गुरु ने अकाल तख्त का निर्माण किया था। ऑप्शन में है गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु हरकिशन ने, गुरु हरगोविंद ने, गुरु नानक देव ने। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? किस सिख गुरु ने अकाल तख्त का निर्माण किया था? देखिए, यदि मैं बात करूं सिख संप्रदाय की, तो सिख संप्रदाय की स्थापना के बारे में पूछ लेता है कि स्थापना किसने करी थी। तो सिख संप्रदाय की स्थापना करी थी गुरु नानक देव जी ने। किसने करी थी? गुरु नानक देव जी ने। ठीक है, अब गुरु नानक जी का जन्म पूछ लेता है तो आपको याद रख लेना है 1464 ईस्वी में, 1469 में इनका जन्म हुआ था। और कहाँ पर हुआ था मेरे भाई? तलवंडी पाकिस्तान में। कहाँ पर हुआ था? तलवंडी पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था। आपको जरूर से याद रख लेना है। ठीक है, यदि मैं इनके मृत्यु की बात करूं तो पूछता है एग्जाम में, तो याद रख लेना 1534 ईस्वी में करतारपुर में इनकी मृत्यु हुई थी। और ये करतारपुर भी कहाँ पर है मेरे भाई? ये भी पाकिस्तान में है। आपने सुना होगा करतारपुर कॉरिडोर, ये गुरु नानक देव जी के लिए बना हुआ है। ठीक है, तो याद रख लेना इनका जन्म हुआ था 1469 में और मृत्यु हुई थी 1534 ईस्वी में, जो एग्जाम में पूछ सकता है। आपसे पूछेगा सिख संप्रदाय की स्थापना किसने करी थी? गुरु नानक देव जी ने। ठीक है, दूसरी चीज़ मेरे भाई आपको नोट कर लेना है, आपसे पूछ लेता है गुरुमुखी लिपि। गुरुमुखी लिपि क्या है? ये एक पंजाबी लिपि है। इस लिपि की शुरुआत किसने करी थी? तो इस लिपि की शुरुआत किसने करी थी? याद रखना है आपको। किसने करी थी मेरे भाई? गुरु अंगद ने। किसने करी थी? गुरु अंगद ने करी थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है। ठीक है, आपसे पूछ ले कि आदि ग्रंथ की रचना किसने करी थी। ठीक है, आदि ग्रंथ की रचना किसने करी थी? तो आदि ग्रंथ की रचना करी थी गुरु अर्जुन देव ने। किसने करी थी मेरे भाई? गुरु अर्जुन देव ने करी थी। ये भी आपको याद रख लेना है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। आपसे पूछे कि सिख संप्रदाय के अंतिम गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह थे। अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। ये जरूर से आपको याद रख लेना है और इन्हीं को सच्चा पातशाह बोला जाता है। आपसे पूछे कि किस सिख गुरु को सच्चा पातशाह के नाम से जाना जाता है? तो गुरु गोविंद सिंह थे। ठीक है, आपको याद रख लेना है इन्होंने ही दोस्तों 5 ककार की बात करी थी, जो पंजाबी लोगों में होता है, जैसे कच्छा, कड़ा, केस, कृपाण, ये सारे चीज़। ठीक है, दूसरी चीज़ आपसे पूछे कि जफरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो जफरनामा का फारसी में अनुवाद भी गुरु गोविंद सिंह ने किया था। आपको याद रख लेना है। ठीक है, आपसे पूछे खालसा पंथ की स्थापना किसने करी थी? तो खालसा पंथ की स्थापना भी दोस्तों गुरु गोविंद सिंह ने करी थी। ये भी आपको याद रख लेना है। ठीक है, हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि किस सिख गुरु ने अकाल तख्त का निर्माण करवाया था? तो राइट आंसर आपको याद रख लेना है गुरु हरगोविंद ने। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जो भी क्वेश्चन के साथ रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो मैं नोट कराता रहता हूं ताकि आपको उस टॉपिक के अलावा कुछ और पढ़ने की ज़रूरत ही ना पड़े। इन्हीं में से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाए। ठीक है,
चलिए अगला आप सभी बताएंगे कि ब्लैक पगोड़ा के नाम से कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है। कोणार्क का सूर्य मंदिर, तिरुपति मंदिर, दिलवाड़ा मंदिर या कामाख्या देवी मंदिर, कौन सा राइट आंसर होगा। तो याद रख लीजिएगा, ब्लैक पैगोडा के नाम से कोणार्क के सूर्य मंदिर को जाना जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताएंगे कि सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है। देखिए सांगपो नदी की बात कर रहा है तो ये याद रख लेना, ये ब्रह्मपुत्र नदी को ही बोल रहा है। किसको बोल रहा है, ब्रह्मपुत्र नदी को। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में सांगपो नदी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, बांग्लादेश में इसको सांगपो नदी के नाम से, बांग्लादेश में कह रहा हूं, तिब्बत में मेरे भाई इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है। क्योंकि ये निकलती कहां से है, तो ये निकलती है मेरे भाई मानसरोवर झील से। कहां से निकलती है, मानसरोवर झील तिब्बत से। ठीक है, मानसरोवर झील तिब्बत से इसका उद्गम होता है और यहीं पर दोस्तों इसको तिब्बत में ही सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। किसको, ब्रह्मपुत्र नदी को। ठीक है, ये भारत में 2 राज्यों से होकर आती है। पहले ये प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में और फिर ये असम में बहती हुई कहाँ निकल जाती है, बांग्लादेश में चली जाती है। ठीक है, असम में बहती हुई कहाँ पर चली जाती है, ये बांग्लादेश में चली जाती है। तो इसको मेरे भाई अरुणाचल प्रदेश में क्या बोला जाता है, अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग बोला जाता है। क्या नदी, दिहांग नदी। लेकिन असम में इसको ब्रह्मपुत्र ही बोलते हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा कि सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है, तो ये अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है और असम में बहकर ये बांग्लादेश में चली जाती है। आपको याद रख लेना है। और यही जो ब्रह्मपुत्र नदी है मेरे भाई, यही नदी सुंदरवन डेल्टा का निर्माण भी करती है। ये भी आपको याद रख लेना है। सुंदरवन डेल्टा कहाँ पर है, तो सुंदरवन डेल्टा आपका पड़ जाता है वेस्ट बंगाल में। ठीक है, यही दोस्तों सुंदरवन डेल्टा जो सुंदरवन है वो बंगाल टाइगर के लिए फेमस है। ये भी आपको याद रख लेना है। ठीक है, तो यहां पर राइट आंसर सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है, तो अरुणाचल प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप सभी बताएंगे कि ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, आर के नारायण, वी एस नायपॉल, कौन सा राइट आंसर होगा। देखिए महात्मा गांधी की पुस्तक है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। क्या है मेरे भाई, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ये किसकी है, तो ये मेरे भाई विथ ट्रूथ ये महात्मा गांधी की है। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की आपसे पूछे तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी इसे भारत की खोज भी कहते हैं और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की है। आर के नारायण की पूछ ले तो इनकी एक बहुत फेमस पुस्तक है जिसका नाम है मालगुडी डेज, जिस पर एक मतलब शो भी बना था मालगुडी डेज के ऊपर। ठीक है, डेली आता था। बी एस नायपॉल की पूछूं तो बी एस नायपॉल की इम्पोर्टेंट पूछी जाती है। इनकी पुस्तक है इन ए फ्री क्या बोलते हैं, इन ए फ्री हेट, ऐसे करके कुछ है जिसे बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, इन ए फ्री स्टेट है शायद, आपको याद रख लेना है। वी एस नायपाल की है इन ए फ्री स्टेट और इसके लिए मेरे भाई इन्हें बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था वी एस नायपॉल को। ठीक है, आप याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। यदि मैं बात करूँ ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री किसकी है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, इन्हीं की डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप बताएंगे कि व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन है। देखिए ये भारतीय मेरे भाई आप याद रख लेना निशानेबाजी से रिलेटेड है। ठीक है, निशानेबाज हैं और कौन है मेरे भाई, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, अभिनव बिंद्रा। कौन है मेरे भाई, अभिनव बिंद्रा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला आप सभी बताएंगे कि मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। देखिए यदि आपसे पूछे मानव के हृदय में तो मानव के हृदय में 4 कक्ष होते हैं। यदि आपसे पूछ ले मेढक के हृदय में तो मेढक के हृदय में 3 कक्ष होते हैं। यदि आपसे पूछ ले मछलियों के हृदय में तो मछलियों के हृदय में 2 कक्ष होते हैं। इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप बताएंगे संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट खेल आपको नोट करा रहा हूं, आपको याद कर लेने हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपसे पूछ ले मेरे भाई हॉकी किसका है, तो हॉकी आप याद रखेंगे इंडिया का है। ठीक है, इंडिया का है एंड लगाएंगे और पाकिस्तान का है। ठीक है,
हॉकी किसका है? इंडिया और पाकिस्तान का। क्रिकेट आपसे पूछ ले तो क्रिकेट आप याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया का है एंड इंग्लैंड का है। ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद आप याद रखेंगे कबड्डी पूछ लेता है, कबड्डी किसका है? तो कबड्डी के लिए बांग्लादेश आप याद रखेंगे। किसका है मेरे भाई? कबड्डी कहाँ का है? बांग्लादेश का है। ठीक है, उसके बाद आप तीरंदाजी के बारे में याद रखेंगे, ये तीरंदाजी भी पूछा जाता है। तीरंदाजी कहाँ का है? तो तीरंदाजी मेरे भाई भूटान का है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, आपसे पूछ लेता है बुल फाइटिंग कहाँ का है? तो बुल फाइटिंग आप याद रखेंगे, बुल फाइटिंग ये कहाँ का है? तो बुल फाइटिंग आप सभी नोट करेंगे स्पेन का है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट खेल थे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, याद जरूर से करिएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल की बात करूँ तो संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा हो जाता है? इसका राष्ट्रीय खेल बेसबॉल हो जाता है। ऑप्शन आपका कौन सा? बी राइट, सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला आप सभी बताएंगे। नेक्स्ट है आप सभी का कि गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को किस नाम से जाना जाता है? देखिए मैंने आपको बताया कि ब्रह्मपुत्र नदी ही सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, एक तरफ से मान लीजिए यहाँ से गंगा निकल के आ रही है। ठीक है, ये कौन सी नदी है? गंगा। और यहाँ से तिब्बत मानसरोवर से मेरे भाई आपकी निकल के आती है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, और जब ये दोनों आपस में मिलती हैं तो यहाँ पर ये सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है, यहीं पर ये सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो आपसे पूछ रहा है गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा को क्या कहा जाता है? तो ये जो दोनों धाराएं आ रही हैं, इन्हीं दोनों धाराओं को हम दोस्तों मेघना के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला आप बताएंगे कि किस बौद्ध स्थल को भारत का 45वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है अभी हाल ही में? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर आप सभी बताएंगे कौन सा सही हो जाएगा। देखिए अभी हाल ही में 45वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है सारनाथ को। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, याद जरूर से रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप सभी बताएंगे कि नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है अभी हाल ही में? अशोक कुमार लाहिड़ी जी हैं, राजीव गौबा हैं, अनुराग जैन है, सुमन के बेरी। कौन सा राइट हो जाएगा? देखिए नीति आयोग की बात करूँ तो 1 जनवरी 2014 में इसको बनाया गया था, 2015 में। ठीक है, 1 जनवरी 2014 है कि 15 है, आप सभी बताएंगे। देखिए योजना आयोग की जगह इसको लाया गया था। और नीति की फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो नोट करिएगा, नेशनल इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया राइट हो जाएगा। ठीक है, ये भारत का क्या है? ये भारत सरकार का एक थिंक टैंक है, यानी भारत सरकार के बारे में सोचकर उसको योजनाओं के बारे में जानकारी कौन देता है? नीति आयोग देता है। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इनके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। ठीक है, अभी इसके अध्यक्ष कौन है? तो अभी इसके अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं, आपको याद रख लेना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कार्यकारी अधिकारी के बारे में, तो राइट आंसर आप नोट करेंगे, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, अनुराग जैन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आप सभी का कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? इम्पोर्टेंट है, आप सभी को सबसे पहले बताना है मेरे भाई कि स्वच्छ भारत मिशन। आपसे मैं पूछ लूँ कि स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो स्वच्छ भारत मिशन के लिए आप याद रखेंगे मेरे भाई 2014। ठीक है, फिर आपसे मैं पूछ लूँ मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? तो मेक इन इंडिया के लिए मेरे भाई आप सभी याद रखेंगे 2014। ठीक है, आपसे मैं पूछ लूँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 2015 आप याद रखेंगे। ठीक है, 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत करी गई थी। ठीक है, उसके बाद मैं आपसे पूछ लूँ कि डिजिटल इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? तो डिजिटल इंडिया के लिए 2015 आप सभी याद रखेंगे। ठीक है, आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान भारत योजना जो 5 लाख रुपए तक का आप क्या करते हैं अपना इलाज करा सकते हैं, उसकी शुरुआत कब हुई थी? तो आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत 2018 में की गई थी, ये याद रख लेना है। ठीक है, हमसे पूछा है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, तो याद रखेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत 2016 में
ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछ सकता है आपसे, आपसे पूछेगा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत कब हुई है, तो सम्मान निधि योजना के लिए आप 2019 याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप सभी बताएंगे कि दिल्ली को मंगोल आक्रमण से बचाने के लिए किसने सिरी किले का निर्माण करवाया था। अकबर ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने या फिर फिरोज शाह तुगलक ने। कौन सा राइट आंसर होगा? देखिए, दिल्ली को मंगोल आक्रमण से बचाने के लिए सिरी किले का निर्माण कराया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप सभी बताएंगे कि निम्न में से किस ग्रह को सौंदर्य का देवता कहा जाता है। किस ग्रह को सौंदर्य का देवता, और इसी ग्रह को मेरे भाई सबसे गर्म ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इसी ग्रह को हम पृथ्वी की बहन भी कहते हैं, और इसी ग्रह को हम मेरे भाई क्या कहते हैं, भोर का तारा, सांझ का तारा भी कहते हैं। तो राइट आंसर कौन सा होगा? सौंदर्य का देवता ऑप्शन ए यानी वीनस को कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। सबसे बड़ा ग्रह आप सभी बताएंगे कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बै से बड़ा, बै से बृहस्पति याद रखना है। ठीक है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो सबसे छोटा ग्रह बुध को माना जाता है। आपको जरूर से याद रख लेना है। ठीक है, चलिए अगला आप बताएंगे किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है। ऑप्शन में आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड या तमिलनाडु। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? वैली ऑफ फ्लावर्स किस राज्य में स्थित है? बिल्कुल सही, जिसने भी ऑप्शन सी राइट आंसर दिया है वो सही है। उत्तराखंड में वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है। ठीक है, चलिए अगला आप सभी बताएंगे कि निम्न में से किसने अकबर के शासनकाल का इतिहास अकबरनामा शीर्षक से लिखा है। ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? देखिए, ये चारों के चारों अकबर के दरबार में रहते थे, मियाँ तानसेन, टोडरमल, राजा बीरबल और अबुल फजल, और इसमें से मेरे भाई अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला आप सभी बताएंगे, इम्पोर्टेंट है कि निम्न में से कौन सा बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। देखिए, इसको लिखने से पहले आप कुछ चीज़ें मुझे रिपीट कराएंगे। आपसे पूछे कि सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह, ठीक है, आपसे क्या पूछे कि सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है, तो आपको याद रख लेना है मुंबई बंदरगाह। कौन सा है मेरे भाई? मुंबई बंदरगाह। आपसे पूछ ले सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, तो सबसे गहरा बंदरगाह आप याद रखेंगे विशाखापत्तनम बंदरगाह को कहा जाता है। ठीक है, सबसे गहरा बंदरगाह है, नोट कर लिया। उसके बाद सबसे पुराना और एकमात्र नदीय बंदरगाह कौन सा है, तो उसका नाम है मेरे भाई कौन सा है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कौन सा है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह, और ये है कहाँ पर? कोलकाता में, याद रखेंगे। ठीक है, ज्वारीय बंदरगाह की बात करूँ, एकमात्र ज्वारीय बंदरगाह कौन सा है, तो दीन दयाल बंदरगाह है। कौन सा है? दीन दयाल बंदरगाह है एकमात्र ज्वारीय बंदरगाह। ठीक है, और इसी का पहले क्या नाम था? कांडला बंदरगाह था, ये गुजरात में है। ठीक है, यहाँ पर मैं बात करूँ आंसर की कि कौन सा बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है, तो राइट आंसर आप सभी कौन सा याद रखेंगे? कौन सा याद रखेंगे? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला आप बताएंगे कि निम्न में से कौन प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। प्रार्थना समाज के स्वामी विवेकानंद की बात करूं तो 1897 ईस्वी में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की शुरुआत करी थी। आप सभी को पता होगा किस मिशन की मेरे भाई? रामकृष्ण मिशन की। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में आपको याद रख लेना है, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना करी थी। किसकी स्थापना करी थी? आर्य समाज की स्थापना करी थी। और यहाँ पर राइट आंसर की बात करूँ तो यहाँ पर प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने करी थी 1867 ईस्वी में बम्बई में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप बताएंगे कि किस गवर्नर ने भारत में पहली बार सिविल सेवा शुरू की थी। ऑप्शन में है लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड या लॉर्ड कर्जन। देखिए, लॉर्ड कर्जन तो बंगाल विभाजन के समय आया था। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन ये भारत की जब आज़ादी के समय आया था 1947 में, माउंटबेटन प्लान लेके आया था और इसी प्लान के हिसाब से भारत का विभाजन हुआ था। ठीक है, भारत में पहली बार सिविल सेवा किसने शुरू करी थी, तो राइट आंसर आप सभी याद रखेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस, बिल्कुल सही आपका हो जाएगा।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट आप बताएंगे कि जापान ओपन 2026 जीतकर जापान ओपन महिला एकल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय शटलर कौन बनी है? साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, अश्मिता चालिया या फिर मालविका बंसोड़, कौन सा राइट होगा? तो जापान ओपन 2026 अभी हाल ही में जीता है पीवी सिंधु ने। ऑप्शन आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट बताएंगे 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस हिंदी फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म यानी बेस्ट फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो अभी हाल ही में 72वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हुआ है जिसमें आर्टिकल 370 ने दोस्तों बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है, याद जरूर से रखना है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आप बताएंगे और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है इसका आंसर। और ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर से करिएगा। और एओसी जो एग्ज़ाम है मेरे भाई, ये इतना बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए। 10वीं पास इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी है। फॉर्म 24 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे ऑनलाइन भरने, तो आपको इसको भरना भी है, बहुत बढ़िया तरीके से फॉर्म को भरना है और तैयारी बढ़िया तरीके से करनी है। ठीक है। डेली शाम को 4 बजे चैनल पर वीडियो देखने को मिलेगी जिसमें हम जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जीके के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चनों को कवर कर रहे होंगे। तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर दीजिएगा। तो चलिए मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।